नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। प्रदेश वासियों को दुर्गा अष्टमी की सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। अष्टमी और नवमी शक्ति की उपासना का ये पर्व, जो इसको लेकर आपको बताते चले सीएम धामी ने सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये त्योहार देश की सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक लोकाचार को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि दुर्गा अष्टमी और रामनवमी के केवल दिव्यता के उत्सव हैं, बल्कि साहस, धार्मिकता और महिला सशक्तिकरण के मूल्यों पर भी जोर देते हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा अष्टमी और नवमी शक्ति की पूजा के लिए समर्पित त्योहार है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य स्त्री शक्ति है। वहीं ये त्योहार महिला सशक्तिकरण के महत्व की ओर हमारा ध्यान भी आकर्षित करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, भक्त देवी महागौरी की पूजा करते हैं, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 8वीं है। तो वहीं आपको बताते चले, शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। तो दुर्गा अष्टमी पर सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। तो वहीं आपको बताते चले, शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी। तो वहीं दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का आपको बताते चले 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने जनसंघ और आपको बता दें काल के दिल्ली में संघ की विचारधारा से विस्तार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से पार्टी में शोक और काल की लहर है, साथ ही जिसको लेकर सीएम धामी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका समस्त जीवन जनसेवा और संगठन के लिए समर्पित रहा। आपका निधन संगठन के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों और समर्थकों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो वहीं आपको बताते चले, विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, आपको बता दें विजय कुमार मल्होत्रा का निधन, जहां एम्स में उन्होंने ली अपनी अंतिम सांसें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता का निधन। तो वहीं खबर देहरादून से है, जहां शासकीय आवास पर सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा, यह सुनिश्चित किया जाए कि दिवाली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात से जो सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उनका शीघ्रता से पुनर्निर्माण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही डेंजर जोन क्षेत्र में सुरक्षा दीवार कार्य के साथ किया जाए। साथ ही सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपको बता दें रिफिल्टर भी लगाए जाए। अधिकारियों को अभियान की समीक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी के तहत दिए गए हैं। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का होगा स्वागत। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगा सीएम का स्वागत। पेपर की सीबीआई जांच सिफारिश को लेकर जश्न। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता सीएम का करेंगे भव्य स्वागत। कई वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो वहीं आपको बताते चले, स्वागत कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का होगा भव्य स्वागत। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगा सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत। पेपर की सीबीआई जांच को लेकर आपको बताते चले, बीजेपी कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी के भव्य स्वागत की आपको बताते चले तैयारियां की गई हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे ये भव्य स्वागत।
जहां आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी का होगा भव्य स्वागत। पेपर लीक मामले में कड़ा फैसला, सीबीआई जांच को लेकर आपको बताते चले बीजेपी कार्यकर्ता अब भव्य स्वागत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो वहीं आपको बताते चले बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत। पेपर लीक मामले में ये बड़ा फैसला, जहां आपको बताते चले स्टूडेंट से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुनने के बाद जांच की मांग को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच का ये फैसला जो है लिया है। साथ ही उनके इस फैसले को लेकर अब बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है, जिसे लेकर अब बीजेपी कार्यकर्ता सीएम का भव्य स्वागत करेंगे। बीजेपी कार्यालय में ये भव्य स्वागत का आयोजन किया जाएगा, जहां बीजेपी कार्यकर्ता सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करेंगे। तो वहीं आपको बताते चले इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मैं जानना चाहूंगी, सीएम के इस फैसले के बाद बीजेपी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत का आयोजन किया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ भैया, देखें कि ये तो एक अलग तरह से पॉलिटिकल कार्यक्रम है, क्योंकि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उनको लग रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने एक स्वागत योग्य निर्णय लिया है, एक स्वागत योग्य फैसला लिया है। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने वो कार्यक्रम रखा है। और कोई भी उनकी जगह कोई और दूसरी पार्टी होगी तो अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करेगी, वेलकम करेगी। अच्छा निर्णय होगा, हमेशा से वेलकम होना भी चाहिए। जी नीरज कोहली जी, मैं जानना चाहूंगी, स्टूडेंट्स के बीच में इस फैसले के बाद कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखें कि मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। जी। छात्र 21 सितंबर से पेपर लीक प्रकरण की जांच के लिए लगातार मांग कर रहे थे, और उनका आंदोलन में जो है मुख्य रूप से 3-4 चीजें शामिल थी। एक तो कह रहे थे कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, दूसरा इस परीक्षा की जो है सीबीआई जांच हो, तीसरा ये कि जितने भी जो हमारे आंदोलन में बैठे हुए छात्र हैं उनके खिलाफ जो है अगर पुलिस ने कोई मुकदमे दर्ज किए हैं तो मुकदमे वापस होने चाहिए। तो उनकी मांगे बिल्कुल वाजिब थी। लेकिन सरकार ने थोड़ा सा पहले निर्णय लिया एसआईटी जांच का, और उसको टाइम बाउंड करा। सरकार ने कहा कि हम 1 महीने में जो है एसआईटी जांच करा के इस पर फैसला ले लेंगे परीक्षा के संबंध में भी, और जो जांच में निकल के आएगा। लेकिन जो आंदोलन में बैठे थे हमारे छात्राएं बैठी हुई थी, वो इस बात पर पूरी तरह से सहमत नहीं थी। वो सीबीआई जांच के नीचे बिल्कुल भी कहीं मानने के लिए तैयार नहीं थी। जी नीरज कोहली, मैं इसी पे मेरा ये सवाल है आपसे कि एसआईटी जांच को लेकर आप इसे कैसे देखते हैं कि मतलब अब सीबीआई भी क्या इसके बीच में हस्तक्षेप करेगी? एसआईटी जांच कहां तक पहुंची है? मैम देखिए कि सीबीआई सेंटर की एजेंसी है। मुख्यमंत्री जी ने कल धरना स्थल पर ये घोषणा की है कि हम इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराएंगे। घोषणा के बाद क्या होता है कि एक जो विधिक प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेके भारत सरकार को एक गृह मंत्रालय को एक लेटर जाएगा, पत्र जाएगा कि हम इस प्रकरण की जो है सीबीआई जांच की प्रस्तुति करते हैं, आपसे सिफारिश करते हैं। और उस जांच को मानना या ना मानना वो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। इधर जो एसआईटी जांच है वो चलती रहेगी। एसआईटी जांच 1 महीने का टाइम बाउंड है, एक महीने की समय सीमा तय की गई है। इन बिटवीन में जो जांच रिपोर्ट आ जाएगी सामने, तो सरकार उस जांच रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करेगी, और इधर भारत सरकार जो निर्णय लेगी वो निर्णय भी सबके सामने आ जाएगा। जी नीरज जी, मैं जानना चाहूंगी, विपक्ष लगातार इन मांगों को लेकर स्टूडेंट के साथ खड़ा था और लगातार भड़काऊ बयान भी सामने आ रहे थे, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष किस तरह इसे देखता है? देखें पूजा कि मैंने उत्तराखंड को बहुत करीब से देखा है। पिछले 35-36 वर्षों से जो मैं पत्रकारिता में हूँ और अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से मैं जुड़ा हूँ, तो उत्तराखंड बनने के बाद 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बना था, तो पिछले 25 वर्षों में शायद ही कोई सरकार ऐसी रही हो जो बेदाग रही हो ये परीक्षा भर्तियों को लेकर। हर सरकार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकरण सामने आया। हर सरकार में सवाल उठते रहे, चाहे वो बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो। उसमें एसआईटी जांच होती रही, उसमें एसटीएफ बैठती रही और कुछ लोग पकड़े जाते रहे।
तो ये परीक्षाएं जो हैं अभी तक इनको लेकर लगातार हर सरकार में सवाल उठता रहा है। जी अब ये होता है कि जो विपक्ष में होता है उसको एक तो उसका विपक्ष का काम ही यही है कि वो जनता का प्रहरी होता है। जब कहीं जनता पे या आम लोगों पे, स्टेट के लोगों पे कोई संकट आएगा, कोई विपदा आएगी, तो उनको कोई कमी दिखाई देगी सरकार में, तो वो उसका मुद्दा बनाएंगे बनाएंगे। जी ये एक बड़ा मुद्दा था, इशू था, और इशू ये बिल्कुल जेन्युइन था, बिल्कुल जेन्युइन इशू था जी कि जी हमारे जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारा भविष्य है। अगर उनके भविष्य के साथ ही कोई इस तरह के लोग खेलेंगे तो ये बहुत चिंता का विषय है और बहुत 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 एक दुर्भाग्य भी कहेंगे किसी राज्य की। तो सब लोग इस मुद्दे पर, विपक्ष के सभी लोग, रूलिंग पार्टी के लोगों ने भी देखा होगा, आपने उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस बात का जी बयान जी दिया कि भाई अगर छात्र सहमत नहीं है एसआईटी में तो सीबीआई जांच कराने में क्या किस बात का ऐतराज है। तो इस तरीके से सब लोगों की सहानुभूति, सब लोगों के सेंटीमेंट छात्रों के साथ जुड़े हुए थे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। जी और अगर उनको किसी बात पे अविश्वास या भरोसा उनका टूट रहा है तो सरकार तो है ही जनता के लिए, लोगों के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ने भी इसलिए संकेत दिए थे, 2 दिन पहले संकेत दिए थे कि हम तो किसी भी हद तक जाने के लिए, किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है, हमें कोई परहेज नहीं। छात्रों का विश्वास और भरोसा नहीं डोलना चाहिए। जी उसी भाव के अनुरूप उन्होंने मेरे ख्याल से कल धरना स्थल पे जाकर जो है निर्णय लिया सीबीआई जांच का। ये मुझे लगता है कि सरकार का अच्छा कदम है, मुख्यमंत्री का अच्छा कदम है, भले ही देर से लिया, लेकिन ये इसका वेलकम करना चाहिए सबको। जी और सरकार अब अपनी तरफ से जो है विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसको भारत सरकार को भेज देगी सिफारिश करके, और उसके बाद केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी कि जांच करनी है और कब करनी है, कैसे करनी है। वहां से ऑफिशियल एक लेटर आएगा राज्य सरकार को। इन जी बिटवीन जो है राज्य सरकार का ये कहना है जो एसआईटी जांच हमने सेटअप की है वो जांच चलती रहेगी। तो जांच की रिपोर्ट 1 महीने बाद आ जाएगी। और एक और नया चीज है कि जी यूके ट्रिपल एससी के लिए आज बोर्ड बैठक भी हो रही है। जी जी वो बोर्ड बैठक में भी आज बहुत सारा परीक्षाओं को लेकर, आगे की परीक्षाओं को लेकर, परीक्षा को लेकर उस पर भी कुछ निर्णय होना है। जी तो वो सब चीजें भी शाम तक और क्लियर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी सारी की सारी चीजें। जी नीरज फिलहाल ये कोहली धरना जी, स्थगित। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने की बैठक, आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा। अवैध निर्माण को रोकने दिए गए आदेश, आपको बताते चले अवैध निर्माण को रोकने के आदेश भी जो है दिए गए। आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई, जहां देहरादून प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने की अहम बैठक, जहां आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आपको बता दें अवैध निर्माण को रोकने के भी आदेश दिए गए, जहां लगातार सरकार शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है अवैध निर्माण को लेकर। साथ ही अब आदेश भी जो है दिए गए, जहां सख्ती से इसका पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही इसमें संलिप्त दोषियों को पर सख्त कार्यवाही के आदेश भी जो है दिए गए हैं। आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर मां गौरी की विशेष पूजा अर्चना की गई। मां महागौरी की सौम्यता और शांति का प्रतीक माना जाता है। भक्तों ने व्रत रखकर भोग और विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया। वहीं धार्मिक मान्यता है कि उनकी कृपा से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मां महागौरी भगवान शिव अर्धांगिनी की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मंगल कामनाएं प्राप्त होती हैं। तो वहीं आपको बताते चले भोग और अनुष्ठान का हुआ आयोजन, जहां मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। मां के पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों ने व्रत रख किए विशेष अनुष्ठान, जहां लगातार मंदिर में भजन कीर्तन होता रहा। जहां आपको बताते चले अष्टमी पर महागौरी की विशेष पूजा का आयोजन, जहां भजन कीर्तन संग भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया। भोग और अनुष्ठान भी आयोजित किया गया। तो वहीं मंदिर परिसर में लगातार भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ, जहां भक्तों ने व्रत रख मां की विशेष पूजा भी की, अनुष्ठान किए। वहीं आपको बताते चले मंदिर समिति के लोगों ने भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया, जहां भजन कीर्तन से मंदिर में आपको बताते चले जय जयकार जो है गूंजते रहे। भोग और अनुष्ठान का आयोजन भी किया गया।
तो वहीं हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने डामकोठी हरिद्वार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रही विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और जनहित कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि हरिद्वार आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक धरोहर की नगरी है, जहां वर्ष भर करोड़ों श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों में भाग लेने आते हैं। ऐसे में यहाँ की स्वच्छता और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो वहीं हरिद्वार न केवल धार्मिक पर्यटन के लिए बल्कि स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित नगरी के रूप में भी पूरे देश और विश्व में अपनी पहचान बना सके, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो वहीं आपको बताते चले, कानून व्यवस्था को लेकर यह विशेष बैठक, नशा मुक्त उत्तराखंड का संकल्प, कुंभ पर प्रशासन की यह अहम बैठक। तो वहीं कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन अब आपको बताते चले, तैयारियों को लेकर विशेष ध्यान देते हुए जहां आगामी कुंभ मेले की तैयारियां अब तेज, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बैठक कर तैयारियों के बारे में जानकारी ली और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया। तो वहीं आगामी कुंभ पर तैयारियां अब तेज होती हुई, जिसे लेकर राज्यपाल गुरमीत ने की बैठक, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए, साथ ही तैयारियों की जानकारी भी ली, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता करने के को बताते चले निर्देश जो हैं वो भी दिए गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की ये अहम बैठक, कानून व्यवस्था पर जोर भी दिया गया बैठक के दौरान। साथ ही आपको बताते चले, कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जो हैं जोरों पर चल रही हैं। साथ ही आपको बताते चले, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी तरीके की कमी ना आए, उसके लिए बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था पर भी जोर दिया गया, साथ ही साफ सफाई को लेकर भी ध्यान दिया गया। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता रश्मि कश्यप जुड़ चुकी हैं। रश्मि, मैं जानना चाहूंगी, कानून व्यवस्था पर भी इस बैठक में जोर दिया गया है, साथ ही और किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई? जी मैं आपको बता दूं जी कि कानून व्यवस्था, स्वच्छता और विकास कार्यों के साथ साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो दीर्घकालिक योजनाएं हैं उन पर भी बल दिया जाए, क्योंकि ये धार्मिक, पर्यटन और जन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार जो है वो एक आस्था और विरासत का संगम है। यहाँ पे कुंभ जो है ये इस बार अर्ध कुंभ है, लेकिन इसे महाकुंभ के रूप में मनाए जाने को लेकर सुनिश्चित किया गया है। इसको लेकर ही बैठक हुई है। जी रश्मि, मैं जानना चाहूंगी, इस बैठक में कुंभ मेले को लेकर और क्या खासा तैयारियां की गई है? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि हरिद्वार एक आस्था का क्षेत्र है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगातार मेले, कुछ न कुछ आस्था से जुड़ी चीजें होती रहती है। यहाँ गंगा नगरी है, यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है, दूर दूर से स्थानीय लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा के जो इंतजाम किए हैं वो उस पर जोर डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ इस तरीके की घटनाएं आजकल में हुई हैं, जिनको लेके पुलिस और प्रशासन बल उन पर जोर डाल रहा है। जी रश्मि, मैं जानना चाहूंगी, दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या खास व्यवस्था की जाएगी? देखिए, उनके रहने की, उनके खाने पीने की, उनकी दवाइयों की व्यवस्था पर जोर डाला गया है, ताकि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी समस्याएं हो उनका निदान हो सके, उनको रहने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन्हें जल पीने का पानी स्वच्छ मिले। इस तरीके की चीजों पे जोर डाला गया है, ध्यान रखा गया है। सभी विभागों को सुनिश्चित कर दिया गया है कि कुंभ शुरू होने से पहले ही सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए, ताकि जो भी तीर्थ यात्री यहाँ पर आए उन्हें किसी भी तरीके का समस्या का सामना न करना पड़े। जी रश्मि, मैं जानना चाहूंगी, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बैठक ली, साथ ही इस बैठक में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर सभी जानकारी भी ली, साथ ही क्या इस आपको बता दें, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कुछ खासा और निर्देश भी दिए संबंधित अधिकारियों को?
ये उन्होंने साफ कर दिया है कि जितने भी विभाग हैं और जितने भी प्रशासन और कुंभ से जुड़े हुए कार्य हैं उनको समय पर पूर्ण किया जाए। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि समय से पूर्ण किया जाए, क्योंकि अभी प्रयागराज का कुंभ भी हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी जो समय से पूर्ण नहीं हो पाई। तो उनका सबसे पहला जो बल जोर है वो इसी चीज पे है कि जो कुंभ में होने वाली समस्याएं हैं उनसे पहले ही निदान पा लिया जाए और जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब दी जा सके तीर्थयात्रियों को। जी रश्मि, मैं जानना चाहूंगी कि इस बार देहरादून में आपदाएं भी बहुत आ रही, उत्तराखंड में आपदाएं भी बहुत देखने को मिल रही हैं, इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, ये उत्तराखंड जो भूमि है ये पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर अब तक लोगों ने आपदा का सामना किया है। आपदा हरिद्वार में भी आई है, आप मनसा देवी की आपदा को भूल नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्र है ये, उसको लेके तो देखिए जो हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, वो इस समय सजग है कि कुछ ऐसी घटनाएं ना घटित हो। उसी को लेके यहाँ पे जो लगातार मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं। आपको बता दें जितने भी मंत्रीगण हैं वो आ रहे हैं, लगातार इस पर जोर डाल रहे हैं। और अभी जैसे फिलहाल मौसम थोड़ा परिवर्तित हो रहा है, बारिश हाल में रुक चुकी है, उसको लेकर अभी काफी लोगों में संयम है। देखने को मिल रहा है कि ठीक है अब आपदा शायद ना आए, लेकिन जो चीज हो चुकी है उत्तराखंड में, जिन आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र जो रहे हैं उन लोगों तक भी सभी तरह की सुरक्षा और सुविधाएं पहुंचाई गई हैं। जी रश्मि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जो चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान, तो वहीं आपको बताते चले 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान, 22 अक्टूबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, 23 अक्टूबर को बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। शीतकालीन में मुखवा गांव में होंगे मां गंगा के दर्शन। तो वहीं आपको बताते चले विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि घोषित कर दी गई है। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को अन्नकूट पर्व की आपको बता दें शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट अभी जीत मुहूर्त में सुबह 11:36 पर विधि विधान से बंद होंगे। इसके बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर 23 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि कपाट बंद करने का मुहूर्त 2 अक्टूबर को विजयादशमी के पर्व पर निकाला जाएगा। इसके तहत 22 अक्टूबर को भी रात को मां गंगा डोली की मुखबा गांव में किमी दूरी में स्थित मांके मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ धीरज पंच भैया जी जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी कपाट बंद हो रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जय बद्री विशाल जी और आप लोगों के माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद। कपाट बंद की अभी जैसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद किए जाते हैं और उसके बाद भैया दूज के दिन ये फिक्स है कि बाबा केदार जी के कपाट बंद होते हैं भैया दूज में। और उसके बाद परसों कल 2 तारीख को दशहरे के दिन श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट होने की तिथि तय होती है। जी जी। तो उस दिन क्या होता है कि सारे हमारे मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी जी, सभी सदस्यगण, मुख्य पुजारी जी रावल जी और सभी लोग वेद पाठी धर्माधिकारी जी, सारे लोगों का द्वारा बद्रीनाथ जो प्रांगण है वहां पर मुहूर्त देख के बद्रीनाथ भगवान जी की राशि, क्षेत्र की राशि, रावल जी मुख्य पुजारी जी उनकी राशि, सभी को जोड़कर देखकर उसमें डेट तय की जाती है, तिथि निकाली जाती है कि कब भगवान नारायण के कपाट बंद होने हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज पंच भैया, सदस्य बीकेटीसी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद सर। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।